ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज बहुत दिन बाद हम ये क्लास फिर से कंडक्ट करने जा रहे हैं। बच्चों कुछ इशू हो गए थे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी हमें, इसलिए वीडियो नहीं मिल पा रहे थे आपको इस चैप्टर के। पर अब इधर हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर के आपको कंटिन्यूसली वीडियो मिले। ठीक है, तो आपका है किंगडम फंजाई हम पढ़ रहे थे। किंगडम फंजाई में हमने पढ़ा था कि 4 ग्रुप हो रहे हैं। ठीक है, 4 ग्रुप रहते हैं किंगडम फंजाई में। मैं चाहती हूँ मैं आपको सब कुछ रिकॉल करा दूँ ताकि जो भी आपकी पिछले आप भूल चुके हो वो चीज़ आपको याद आ जाए। ठीक है, फर्स्टली था आपका फर्स्टली था फाइकोमाइसिटीज, दूसरा था आपका एस्कोमाइसिटीज, तीसरा था बेसिडियोमाइसिटीज एंड चौथा था आपका ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये 4 किंगडम फंजाई के 4 ग्रुप आपने पढ़े थे, फाइको, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरो। ठीक है, फाइकोमाइसिटीज हम पहले ही कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर जाके देखो। ठीक है, नेक्स्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज का दूसरा नाम होता है सैक फंजाई। इसे सैक फंजाई क्यों कहते हैं बच्चों? देखना, सैक मतलब होता है कोई भी बैग लाइक स्ट्रक्चर। बैग लाइक स्ट्रक्चर, बैग मतलब होता है कोई भी थैला जैसा स्ट्रक्चर। बैग मतलब कोई भी थैली जैसा स्ट्रक्चर। ठीक है, थैली नुमा स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं हम सैक। ठीक है, सैक का मतलब है कोई भी थैला या बैग जैसा स्ट्रक्चर। तो इसको ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इसके फ्रूटिंग बॉडी बनते हैं ना, वो एक थैला जैसे स्ट्रक्चर में बनते हैं। अभी हम पढ़ेंगे फ्रूटिंग बॉडीज क्या होते हैं। ठीक है, तो वो वहाँ मैं इस चीज़ से आपको कनेक्ट करवाऊंगी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज में अगर कहूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ये कॉप्रोफिलस होते हैं। कैसे होते हैं? कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस होते हैं, यानी कि काऊ डंग पे ये ग्रो करते हैं। काऊ डंग या एनिमल डंग्स पे ये ग्रो करते हैं। दे ग्रो ऑन एनिमल डंग्स। एनिमल डंग, डंग मतलब होता है गोबर वगैरह, जो गाय या किसी भी जानवर का जो गोबर होता है उस पे ये ग्रो करते हैं। आपने देखा होगा जो भी गोबर वगैरह होते हैं उस पे भी फंगस ग्रो करते हैं। तो उस टाइप की फंगस जो होती है, उस टाइप की जो फफूद होती है, वो होती है आपकी एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, तो उन फफूदों को आप क्या कहते हो? एस्कोमाइसिटीज कहते हो। क्लियर? और अगर मैं इसके माइसीलियम की बात करूं, माइसीलियम क्या होता है मैंने पिछले क्लास में बहुत अच्छी तरह से आपको बताया था। माइसीलियम मतलब जो आपकी फंजाई होती है ना, वो पतले पतले से धागे जैसे स्ट्रक्चर से बनी होती है, जिसे हम कहते हैं माइसीलियम। माइसीलियम कहते हैं हम उसे। ठीक है, उन धागे जैसे स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? माइसीलियम कहते हैं। माइसीलियम आपका सेप्टेट भी हो सकता था, ए सेप्टेट भी हो सकता था। सेप्टेट मतलब उसमें बीच में कुछ डिवाइड करने वाला प्रेजेंट हो, सेप्टेट। देखो, अगर मैं कहूँ ये पूरा का पूरा एक इस तरह का एक धागा जैसा स्ट्रक्चर है, तो इसे आप कहोगे ए सेप्टेट। इसमें कहीं आपको कोई भी कटा पिटा चीज नहीं नजर आ रहा। लेकिन अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, अगर मैं आपके इन दोनों को जोड़ दूं, तो ये एक अलग पार्ट है, ये एक अलग पार्ट है। बीच में क्या प्रेजेंट है? सेप्टा। सेप्टा मतलब ऐसी चीज जो इन दोनों को क्या कर रही है? डिवाइड करने का काम कर रही है। बीच में एक क्या है? एक कनेक्शन बना रही है। ठीक है, इस चीज को आप कहते हो सेप्टा। बात समझ में आई? तो जो आपका एस्कोमाइसिटीज होते हैं उसमें बीच बीच में क्या प्रेजेंट होता है? सेप्टा प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए उनको कहते हैं सेप्टेट। ठीक है, सेप्टेट कहते हैं। तो इनका अगर मैं माइसीलियम कहूँ तो इनका माइसीलियम कैसा होता है? माइसीलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। इनका माइसीलियम क्या होता है? सेप्टेट होता है, यानी कि बीच बीच में से अलग अलग डिवाइड होता है और ब्रांच होता है। इसकी कई सारी ब्रांच भी निकली होती हैं। लेकिन वहीं जो हमने फाइकोमाइसिटीज के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे हमने उन ब्रांचेस की कोई बात नहीं की थी। वहाँ पे ब्रांच वगैरह नहीं प्रेजेंट थी और ना ही वहाँ सेप्टा प्रेजेंट था। तो ये आपका फर्क है फाइकोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज में। सिर्फ फाइकोमाइसिटीज ही ऐसे फंजाई होते हैं जिनमें वो सेप्टा नहीं प्रेजेंट होता है। बाकी सारे आपके फंजाई में क्या होगा? ये सेप्टा जो होगा आपका प्रेजेंट होगा। बात समझ में आई? ओके,
तो ये तो बात रही इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक की। एक दो और बातें आपको ध्यान रखनी है। इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कोनिडिया फॉर्मेशन की वजह से होता है। कोनिडिया फॉर्मेशन। कोनिडिया क्या होते हैं देखना, अगर मान लो ये फंगस का कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे से ऐसे टाइप के स्ट्रक्चर बने, ठीक है, और ये एक एक टूट करके एक नया फंजाई बना दे। मान लो ये टूट करके अलग होके जमीन पे आके ग्रो करना शुरू करे तो ये एक नया फंगस बना ले, ये टूट करके ग्रो करना शुरू करे तो ये एक नया फंजाई बना ले, ठीक है। तो ये सारे क्या है आपके कोनिडिया हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हो, कोनिडिया, ठीक है, कोनिडिया। और इस वाले स्ट्रक्चर को जिसके ऊपर ये कोनिडिया बना हुआ है उसे कहते हैं हम कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर मतलब कोनिडिया बियरिंग। बियरिंग मतलब होता है जिसके ऊपर कोनिडिया है, जिसके ऊपर कोनिडिया प्रेजेंट है, उसे आप क्या कहते हो, कोनिडियोफोर। बात समझ में आई। तो कोनिडियोफोर के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, कोनिडिया। कोनिडिया छोटे छोटे पार्ट्स का बना होता है जो कि हर एक पार्ट क्या कर सकता है, एक नया ऑर्गेनिज्म, एक नया जीव बना सकता है। बात समझ में आई। ओके, एक और बात, क्या ये आपको बाहर की तरफ ग्रो करने वाला दिखाई दे रहा है? यानी कि ऐसा तो नहीं है कि ये कोई बैग है उसके अंदर बन रहे हैं। अगर बैग के अंदर कोई चीज बनता है तो हम उसे कहते हैं एंडोजेनस। एंडोजेनस, एंडोजेनस। लेकिन ये बाहर की तरफ बन रहे हैं तो हम इसे क्या कहेंगे, एक्सोजेनस, ठीक है। बाहर की तरफ बनने वालों को हम कहते हैं एक्सोजेनस और अंदर की तरफ बनने वाले को हम कहते हैं एंडोजेनस। तो जो आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो एसेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं ना, वो एक्सोजेनस बनते हैं। कोनिडिया हमेशा आपके एक्सोजेनस होंगे, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये एंडोजेनस बनते हैं। अगर मैं बात करूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनते हैं आपके एस्कोस्पोर्स जो कि एंडोजेनस होते हैं। एंडोजेनस होते हैं यानी कि कुछ इस तरह के बनते हैं, अंदर की तरफ बनेंगे। बात समझ में आई। इस चीज को थोड़ा और हमें डिटेल में पढ़ना है एस्कोस्पोर्स को, तो आप जल्दी से ये सारी चीजें नोट कर लो ताकि मैं आगे आपको पढ़ा सकूं, ठीक है। तो नोट करो इस चीज को, तो मैं इसे मिटा रही हूं, ठीक है। ए से अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और भी पढ़ना बाकी है, हम अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और भी पढ़ेंगे। चलो देखो इसमें क्या बनते हैं आपके एस्कोस्पोर्स आर फॉर्म्ड। एस्कोस्पोर्स बनते हैं इसमें कब, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनेगा, एस्कोस्पोर्स बनेंगे और ये एस्कोस्पोर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में पैक होते हैं, ठीक है। एस्कोस्पोर्स आर प्रेजेंट इन ए बैग लाइक structure called एस्कोकार्प। एस्कोस्पोर्स किस में प्रेजेंट होते हैं, एक बैग जैसे एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं एस्कोकार्प। अभी अभी जो मैंने इस तरह से बनाया था एक थैली जैसा और उसके अंदर क्या बनाया था मैंने, एस्कोकार्प, एस्कोस्पोर्स। ये आपके गोले गोले से क्या है, एस्कोस्पोर्स। और जो आपका ये पूरा का पूरा बैग है ना, ये क्या है, एस्कोकार्प। और इसी के नाम पे हम इसे कहते हैं सैक फंजाई। इसके अंदर इस तरह का बैग बन रहा है और इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को ही हम क्या कहते हैं, सैक या थैलीनुमा स्ट्रक्चर। इसी वजह से इसको हम कहते हैं एस्कोमाइसिटीज।
ठीक है। अच्छा, तो एस्कोस्पोर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एक बैग जैसे स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं एस्कोकार्प, और एस्कोकार्प के अंदर क्या प्रेजेंट है आपके? एस्कोस्पोर्स। ये एस्कोस्पोर 6 से 8 होते हैं जनरली। देखो, ये एस्कोस्पोर जनरली 4 होते हैं, लेकिन 4 से 8 स्पोर्स भी हो सकते हैं। एस्कोकार्प को एक और नाम से बुलाया जाता है एस्कस। एस्कोकार्प का दूसरा नाम होता है एस्कस, ठीक है, या एस्काई भी इसको कहा जाता है, एस्काई, ठीक है। तो आप इस चीज को याद रखोगे, एस्काई प्लूरल है, मतलब कई सारे एस्काई, एस्कस मतलब एक एस्काई, ठीक है। एक वचन और बहुवचन की हम बात कर रहे हैं, क्लियर। तो ये सारी चीजें आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी। एस्कोमाइसिटीज में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कोनिडिया से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एस्कोस्पोर से, ठीक है। और ये जो एस्कोस्पोर्स होते हैं ना, एस्कोस्पोर्स ये होते हैं आपके एप्लानोस्पोर्स। एप्लानोस्पोर्स यानी कि क्या होते हैं? ये नॉन मोटाइल होते हैं, मूवमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर ये आपको नहीं पता है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता रखा है कि मोटाइल क्या होते हैं, नॉन मोटाइल क्या होते हैं, ठीक है। तो वहां आप इस चीज को देखो, एस्कोस्पोर्स जो होंगे आपके नॉन मोटाइल होंगे, एप्लानोस्पोर्स होंगे, ठीक है। तो आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। इसमें एग्जाम्पल जो भी आपके फंजाई है ना, उसमें एग्जाम्पल पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, तो एग्जाम्पल आप जरूर अच्छे से पढ़ो, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की, इसको आप जल्दी से नोट कर लो, फिर हम एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, तो अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। मैं बार बार कह रही हूँ, इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल जरूर याद रखना, ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि ये एग्जाम्पल किस टाइप के फंजाई का है, तो आपको बताना पड़ेगा ये एग्जाम्पल एस्कोमाइसिटीज का है, ठीक है। म्यूकर राइजोपस या एल्बियो को पूछे किस फंजाई का है, तो आप कहोगे कि ये फाइकोमाइसिटीज का है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, एटलीस्ट आप नाम याद करो। बेटा देखो, हिंदी या इंग्लिश पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, बायोलॉजी में आपको जो टर्म्स होते हैं वो इंग्लिश में ही याद करने पड़ते हैं। अब मैं इसी चीज़ को एस्कोमाइसिटीज को हिंदी में लिख दूँ, ठीक है, तो वही चीज़ है, आपको समझना वही चीज़ है, आपको पढ़ना वही पड़ेगा। मैं आपको समझाने में बहुत मदद कर सकती हूँ, मैं आपको हिंदी में पूरी तरह से समझाऊंगी, लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक लेके बैठो हिंदी मीडियम की, और वहाँ पे जो जो वर्ड्स हैं उसको मैच करा करा के आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। आप इस तरह का बहाना नहीं बनाओ कि आप हिंदी मीडियम से हो, आपको नहीं समझ में आएगा, पूरी तरह से आपको समझ में आएगा, ठीक है। आपको जब आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए, ज़रूरी है इसके लिए, ठीक है। तो आप ये सीखो और आगे बढ़ो, ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल्स में पहला एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो पहला एग्जाम्पल है आपका पेनिसिलियम। मैं इसे रेड पेन से लिख रही हूँ, एक मिनट। पेनिसिलियम नोटाटम। पेनिसिलियम नोटाटम एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट फंजाई है। पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक आपने सुनी होगी, इसी फंजाई से क्या बनाया गया था? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक was formed by this fungus। इसी फंगस से क्या बनाया गया था? पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक बनाई गई थी, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक है, ठीक है। और पेनिसिलिन एंटीबायोटिक करती क्या है? पेनिसिलिन डैमेज सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। ये आपकी एंटीबायोटिक क्या करती है? जो भी बैक्टीरिया होते हैं उसकी कोशिका भित्ति, जो सेल वॉल होती है, उस चीज को डैमेज कर देती है, उस चीज को खत्म कर देती है, ठीक है। तो ये इस तरह से बैक्टीरिया को मारने में हेल्प करती है। बैक्टीरिया के ऊपर जो सेल वॉल होती है ना, उस चीज को क्या कर देती है? तोड़ देती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। इसका नाम मैंने आपको माइकोप्लाज्मा पढ़ाया था तो उसमें भी बताया था।
माइकोप्लाज्मा पे ये एंटीबायोटिक असर नहीं करती है, क्योंकि माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल ही नहीं होती है। जब सेल वॉल ही नहीं रहेगी तो ये तोड़ेगा किसको, है ना। तो इसीलिए पेनिसिलिन एंटीबायोटिक सारे बैक्टीरिया पे काम करता है, लेकिन माइकोप्लाज्मा इट डू नॉट एक्ट ऑन माइकोप्लाज्मा पे इसका कोई असर नहीं होता है। अगर आपको माइकोप्लाज्मा नहीं पता है क्या है, तो मेरा लेक्चर देखो जिसमें मैंने आपको बैक्टीरिया पढ़ा रखे हैं, उसमें मैंने माइकोप्लाज्मा का जिक्र किया है, ठीक है। तो इतनी बातें हैं पेनिसिलियम नोटाटम के बारे में। एक और चीज़, पेनिसिलियम नोटाटम जो आपका कोनिडिया बनता है ना, कोनिडिया, वो मेनली इसी में बनता है। कोनिडिया आर फॉर्म्ड इन पेनिसिलिन वाले फंजाई में क्या बनता है, कोनिडिया। अभी जो मैंने इस तरह का स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाया था, वो किसका था, वो असल में पेनिसिलियम नोटाटम का ही था। ये आपका एक फंजाई है जिससे आपका पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक निकाला जाता है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं अब। चलो दूसरा एग्जाम्पल लिखो। दूसरा एग्जाम्पल है आपका ईस्ट। ईस्ट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एस्कोमाइसिटीज के सारे एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप एस्कोमाइसिटीज के एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद रखना। बहुत बार इनसे बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं कोशिश करूंगी उन सारे तरह के क्वेश्चन को कवर करने की, ठीक है। ईस्ट की बात करते हैं। ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई है। यूनिसेलुलर फंजाई मतलब इस फंजाई के पास एक ही सेल होती है। ये एकमात्र ऐसी फंजाई है जिसके पास एक कोशिका, एक ही सेल होती है। बाकी सभी फंजाई के पास क्या होता है, कई सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये एकमात्र ऐसी फंजाई है जिसके पास एक सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये आपकी क्या है, यूनिसेलर यानी कि एक सेल वाली फंजाई है। इसका एक एग्जाम्पल है, इसी ईस्ट में कई सारे ईस्ट आते हैं, बहुत तरह के ईस्ट आते हैं। एक आपका ईस्ट है सैकेरोमाइसीज सेरेविजेई। ये आपका एक तरह का ईस्ट है जो कि काम आता है वाइन बनाने में। ये दो जगह काम आता है। पहला जगह काम आता है बेकरी इंडस्ट्री में। बेकरी इंडस्ट्रीज में काम आता है। बेकरी मतलब जो ब्रेड बनाते हैं, ठीक है, ब्रेड या इस तरह के जो ब्रेड वगैरह से रिलेटेड आपकी चीज़ें बनाते हैं, वो आपके बेकरी में आएगा। ब्रेड बनाएंगे, कुकीज़ बनाएंगे, ये सारी चीज़ आपकी बेकरी इंडस्ट्री कहलाती है, ठीक है। तो बेकरी इंडस्ट्री में क्या बनता है, इसको ब्रेड बनाने में यूज़ किया जाता है, ब्रेड फॉर्मेशन में यूज़ किया जाता है। इसीलिए इस ईस्ट को, सैक्रोमाइसिस सेरेविजेई को, एक नाम दिया जाता है बेकर्स ईस्ट। बेकर्स ईस्ट इसे कहा जाता है। क्यों बेकर्स ईस्ट कहते हैं, क्योंकि ये ब्रेड के फॉर्मेशन में मदद करता है, इसीलिए इसे कहते हैं बेकर्स ईस्ट। बेकरी इंडस्ट्री में यूज होता है, ब्रेड के फॉर्मेशन में मदद करता है, ठीक है। ब्रेड के ऊपर जो आप छोटे छोटे से बुलबुले जैसे स्ट्रक्चर, फटे हुए स्ट्रक्चर देखते हो, वो इसी ईस्ट की वजह से होता है। ये ईस्ट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जिसके निकलने की वजह से ब्रेड के ऊपर छोटे छोटे से दाने जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई देते हैं। सपोज करो ये ब्रेड है, तो इस पर कुछ ऐसे दबे दबे से स्ट्रक्चर आपको दिखाई देते हैं। मैं बनाया तो नहीं जा सकता उसे, पर आप उसे फील कर सकते हो। वो आपका होता है CO2 के निकलने की वजह से। और वो क्यों निकलता है, क्योंकि ये ईस्ट निकालती है उसे, ठीक है। अच्छा, ये आपकी इडली डोसा बनाने में भी यूज किया जाता है। यूज्ड इन मेकिंग इडली डोसा। इडली और डोसा का जो बैटर होता है, जो हम बैटर घोल के बनाते हैं जिससे इडली और डोसा बनती है, ठीक है, उस घोल को बनाने के लिए उस घोल को फ्लफी बनाना पड़ता है। थोड़ा से इडली दबता है, ऐसे स्पंजी होता है, स्पंज की तरह होता है, ठीक है। वो ऐसा नहीं कि बहुत सख्त है। तो उसको स्पंजी बनाने में भी किसका यूज़ किया जाता है,
इसी ईस्ट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात है इस ईस्ट के बारे में, इसको बेवरेज बनाने में यूज़ किया जाता है, बेवरेजेस बनाने में यूज़ किया जाता है, यानी कि अल्कोहलिक ड्रिंक बनाने में यूज़ किया जाता है, वाइन बनाने में इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको ब्रेवर्स ईस्ट भी कहते हैं, ब्रीवर्स ईस्ट। ब्रीवर्स ईस्ट क्यों? क्योंकि बेवरेज बनाने में इस्तेमाल होता है। ब्रीवरेज मतलब अल्कोहलिक ड्रिंक। ठीक है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स को हम क्या कहते हैं? बेवरेज कहते हैं। तो आई होप आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जल्दी से इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल पे। चलो देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल है आपका मोरल्स एंड ट्रफल्स। मोरल्स एंड ट्रफल्स। मोरल्स एंड ट्रफल्स के बारे में सिर्फ एक लाइन आपको याद रखनी है कि इन्हें खाने के उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, इन्हें आप बहुत बहुत डिलीशियस होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, सो दे आर वेरी डिलीशियस। डिलीशियस मतलब बहुत टेस्टी, डिलीशियस एंड एडिबल फंजाई। एडिबल मतलब खाने योग्य, फंजाई। ठीक है, एडिबल मतलब खाने योग्य। ठीक है, तो ये बहुत ही डिलीशियस होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं और खाने योग्य होते हैं। ये दो बात बस आपको याद करनी है। मोरल्स अलग है, ट्रफल्स अलग है, ये दोनों खाने के प्रयोग में लाए जाते हैं। नेक्स्ट आपका चौथा फंजाई की मैं बात करूं तो चौथा जो आपका फंजाई है वो है क्लैविसेप्स। क्लैविसेप्स, क्लैविसेप्स परप्यूरा भी इसे कहा जाता है, पूरा नाम इसका है क्लैविसेप्स परप्यूरा। ठीक है, क्लैविसेप्स परप्यूरा के बारे में आपको एक बात याद रखनी है, इसकी वजह से एक डिजीज होती है, इट कॉज एर्गोटिज्म, एर्गोटिज्म डिजीज। देखना ये डिजीज क्या है, एर्गोटिज्म डिजीज क्या है। जो आपकी ये फंजाई होती है ना क्लैविसेप्स परप्यूरा, ये क्या करती है, ये एर्गोट नाम की एक टॉक्सिन रिलीज करती है, एक जहर रिलीज करती है, जिसकी वजह से ये प्लांट को इन्फेक्ट कर देता है। ठीक है, प्लांट को ये फंजाई, जैसे बाजरा का प्लांट हुआ, उसको ये इन्फेक्ट करेगा और उसमें क्या कॉज कर देगा, एर्गोटिज्म कॉज कर देगा। एर्गोट नाम की उससे डिजीज हो जाएगी प्लांट को। अगर उस प्लांट को हम लोग खाते हैं तो हमें भी क्या हो जाएगा, एर्गोटिज्म डिजीज हो जाएगी। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन इसे खा ले तो उसका बच्चा क्या हो जाता है, एबॉर्ट हो जाता है, उसका बच्चा भी खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये आपकी बहुत जहरीली फंजाई है, इसको कतई नहीं खाना चाहिए। ओके, ठीक है, तो इतनी बातें आपको पता चल गई होंगी कि एक और आप पांचवा भी देख लो यहीं पे, एस्परगिलस। एस्परगिलस, एस्परगिलस बस आप नाम याद रखो कि एस्परगिलस एक फंजाई है। ठीक है, ये भी कहाँ किसकी एग्जाम्पल है, आपकी एस्कोमाइसिटीज की ही एग्जाम्पल है। एस्परगिलस नाइगर जो है, ये आपकी एस्परगिलस एक और आपकी एस्कोमाइसिटीज फंजाई है, एस्परगिलस नाइगर इसका पूरा नाम होता है, और ये आपकी सिट्रिक एसिड बनाती है, सिट्रिक एसिड बनाने में आपकी हेल्पफुल होती है। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड खट्टे चीज़ों में पाया जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, एक और फंजाई आपकी बच गई है, न्यूरोस्पोरा। ठीक है, लास्ट आपका है न्यूरोस्पोरा, लास्ट आपका एग्जाम्पल है न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा को आपका ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। न्यूरोस्पोरा का दूसरा नाम है ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। बच्चों देखो, ड्रोसोफिला एक तरह की पंछी है, बड़ी बड़ी, नॉट पंछी, एक तरह की मक्खी है। बड़ी मक्खियां जो होती हैं वो आपकी ड्रोसोफिला कहलाती हैं, फ्रूट फ्लाई कहलाती हैं। जो फल वगैरह पे बड़ी बड़ी मक्खियां बैठती हैं वो होती है आपकी ड्रोसोफिला। ठीक है, ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहा गया है न्यूरोस्पोरा को, देखना।
ड्रोसोफिला बड़ी बड़ी मक्खियाँ होती हैं और उस पर साइंटिस्ट लोगों ने बहुत एक्सपेरिमेंट किया है। जिस तरह से ड्रोसोफिला को एनिमल्स में ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट हुआ है, उसी तरह से प्लांट किंगडम में सबसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट न्यूरोस्पोरा पे हुआ है। ठीक है, इसीलिए न्यूरोस्पोरा को कहते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। जिस तरह ड्रोसोफिला पे बहुत एक्सपेरिमेंट हुए हैं जो कि आपका एनिमल किंगडम को बिलोंग करता है, उसी तरह न्यूरोस्पोरा में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं। अब आप कहोगे न्यूरोस्पोरा तो फंजाई किंगडम का है, आप प्लांट किंगडम क्यों लिखे हो? बच्चों क्या था ना, बहुत पहले जब क्लासिफिकेशन सही से नहीं हुआ था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं था, तब फंजाई को प्लांट माना जाता था। उसी बेसिस पे इसका नाम पड़ गया है ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। अब हम इसे प्लांट नहीं मानते हैं, पर ये नाम बहुत फेमस हो चुका है तो हम यही नाम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो आप इससे कंफ्यूज मत होना कि ये प्लांट किंगडम का है, ये ऑफकोर्स फंजाई किंगडम का है, पर ये इसका पुराना नाम है। ठीक है, तो आपको इतने एग्जाम्पल याद करने थे आपके किंगडम फंजाई के एस्कोमाइसिटीज में। पहला एग्जाम्पल था आपका पेनिसिलियम, दूसरा था आपका ईस्ट, तीसरा था आपका ये मोरल्स एंड ट्रफल्स, फिर था आपका एस्परगिलस, फिर था आपका न्यूरोस्पोरा, ये आपका पांचवा था न्यूरोस्पोरा। ठीक है, तो इतने एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। हर एक एग्जाम्पल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तो आप उसको ज़रूर याद रखना। हर एक के काम, उसका कौन से को बिलोंग करता है, ये सब चीज़ आप बहुत अच्छे से याद रखना। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस पे। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्लास पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको आप बहुत अच्छे तरह से पढ़ें। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे फाइकोमाइसिटीज़। ठीक है, तो यहाँ तक हम 2 आपके क्लास को कवर कर चुके हैं। हमारा बचा है फाइकोमाइसिटीज़ एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज़, उसको भी हम जल्दी फिनिश कर लेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही।